गुड साथियों। तो साथियों हम देख रहे थे चैप्टर 9 हिंदी साहित्य में, क्या देख रहे थे? चैप्टर 9 देख रहे थे, विद्यापति के पद। तो ये हमने कल कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 9 की क्या देखेंगे आज? पाठ के अभ्यास पसंद देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि 7 बजे तैयार रहा करो और एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए। तो पहले का क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन 9 का प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्न पहला है, प्रियतम के दुख के क्या कारण है? तो देखो, प्रियतम का प्रियतम कार्यवश परदेश गया हुआ है। वह प्रियतम के साथ कुछ बालायत यानी कि रहने के लिए लायक हो रहे, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है। आगे है कि सावन मास आरंभ हो गया है, ऐसे में अकेले रहना प्रियतम के लिए संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख देता है। वह अकेली है, ऐसे में घर उसे काटने को दौड़ता है। प्रियतम उसे प्रदेश में जाकर भूल गए, अतः यह स्थिति उसे कष्टप्रद लग रही है। उसका प्रिय उसका पति का प्रदेश में जाकर रहने लग गया है, उसको उसको अकेला छोड़ ही गया है। ये कविता बताना चाहती है। कवि नवीन ने तिरुपति बेल के माध्यम से बिरयानी नायिका एक किस्म मानव दशा को व्यक्त करना चाहता है। कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना प्रियतम को देखती है उसे वो कम ही लगता है। ओके, इस प्रकार वह अतृप्त बने रहते हैं। कवि नायिका की अतृप्तता का वर्णन पंक्तियों के माध्यम से करता है। वह अपने प्रियतम से इतना प्रेम करती है कि उसकी सूरत को सदैव निहारते रहना चाहती है। उसका सुंदर रूप उसे अपने मोहपोश में बांधे हुए हैं। वह कहीं वह जितना उसे देखती है उतना अधिक इच्छा उसे देखती ही होती है। नायिका के अनुसार वह अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकती। जो वस्तु स्थिर हो उसका वर्णन किया जा सकता है, परंतु उसके प्रियतम का सलोना रूप पल पल बदलता रहता है और हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बस यही कारण है कि नायिका तृप्त नहीं हो पाती। क्लियर? तीसरा है कि नायिका के प्राण तत्व न होने के कारण अपने शब्द में टिकना है। तो नायिका अपने प्रेमी से प्रेम अतुल्य ने प्रेम करती है, जिसकी कोई तुलना कर सकते प्रेम करती है। वह जितना इस प्रेम रूपी सागर में डूबी जाती है उतना अपने प्रेम की दीवानी हो जाती है। वह अपने प्रियतम के रूप को निहारने रहना चाहती है। वह जितना उसे देखती है उसको तृप्ति शांत होने के स्थान पर बढ़ती चली जाती है। इसका कारण वह प्रेम को मानते हैं। उसके अनुसार उसका प्रेम जितना पुकारता रहा है उसे नवीनतम का समावेश उतना ही हो रहा। दोनों में प्रेम के प्रति प्रथम दिवस जैसा ही आकर्षण है, अतः उसे तृप्ति का अनुभव ही नहीं होता। अनुसार ऐसा उसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस संसार में कोई भी प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। प्रेमी का साथ उसे कुछ समय के लिए सांत्वना तो दे देता है, परंतु तृप्ति का भाव नहीं देता है। उसके प्राण अतृप्त से प्रेमी के आसपास रहना चाहते हैं। क्लियर हुआ? होता है कि से फिरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए से लेकर क्या क्या आशा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेम के विषय में वर्णन करें। इसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ कहना या व्यक्त करना संभव नहीं है। प्रेम में पड़ा आवे हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि वह जितना स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही डूबता चला जाता है। ये बताना चाहता है। ये पुराना होने पर भी नए के समान लगता है। प्रेम कितना पुराना हो जाए लेकिन नया लगता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण तथा प्रेम प्राकट हो जाता है। कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन न हो। स्थिर वस्तु का बखान करना सरल है, परंतु ऐसे यह ऐसी भाव है जो समय के साथ साथ पल पल बदलता रहता है। ये कारण है कि इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। इसे नवीनता बनी रहती है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि कोयल और बोरों के कलरव का नायिका पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कोयल और बोरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और बोरों का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती। वह अपने कानों को बंद करके इनके कलरव से सुनने बचना चाहती है, परंतु आवाज उसे तेरी सता रही है। प्रदेश गए प्रियतम की उसे कहीं याद उसे सताने लगती है। विवेक ने उसे वैसे ही भूल जलाए बहुत जलाए वे कलरव और भी और जला रहा है। इसका कोयल का और गौरव का कातार दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा ने कवियों के शब्दों में व्यक्त किया है। तो कवि नायिका की कतार दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को इन पंक्तियों में वर्णित करता। आगे बताया गया कि कहीं कातर दिट्टी करी 24 हेरी हेरी नयन गए जलधारा। ये इसमें बताया गया। अर्थात में बताया गया है कि अर्थात श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिस प्रकार क्षीण होती है, वैसे नायिका का शरीर अपने प्रेमी की याद में क्षीण हो रहा है।
खींच रहे हैं, उसकी आंखों से हर समय जलधारा बहती है, यानी कि उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते, अर्थात वह हर वक्त प्रियतम की याद में रोया करती है। वह इसी प्रयास में इधर उधर अपने प्रियतम को तलाशती है कि शायद उसे कहीं मिल जाए। आगे बताया गया है कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है कि पहला क्या बताया गया है कि एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रे लो न जाए सकी अनकर दुख का दारुण रे जग के प्रति आए। तो देखो प्रस्तुत पद में नायिका का पति प्रदेश गया हुआ है, वह घर में अकेले ये पति से अलग होने का विरह उसे इतना सताता है कि वह अपने सखी यानी कि अपनी सहेली से कहती है कि यह सखी पति के बिना मुझसे घर में अकेला नहीं रहा जाता। वह आगे कहते हैं कि यह सखी इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य विद्यमान कि किसी अन्य के कठोर दुख पर विवश करे, अर्थात कोई अन्य किसी दूसरे के दुखों को गहनता से नहीं समझ पाता है। आगे बताया गया है कि जखम अवधि हम रूप निहारल नयन त्रिपति बेल सेहो मधुर बोल श्रवण नहीं सुनल श्रुति पद प्रसन्न। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रेमा की अतृप्ति का वर्णन करते हैं। अपने प्रेमी के साथ उसे बहुत समय हो गया है, परंतु अब तक वह तृप्त नहीं हो पाया है। वह जन्मों से अपने प्रियतम को निहारती रहती है, परंतु हर बार उसे और देखने का मन ही करता है। नेत्रों में अतृप्ति का भाव विद्यमान है, इसी तरह उसकी मधुर वाणी को लंबी अवधि से सुनी आ रही है। उसके बाद भी उसके बोल नए से लगते हैं, उसके रूप तथा वाणी के अंदर नवीनता का समावेश है, जिस कारण वो तृप्त में नहीं हो पाती। ग है कि कुसुमती कानन ने हेरी कमल मुखी मुद्दी रहे दू नयान कोकिल कलराव मधुकर भूमि सुनी कर गए झापना। तो देखो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमिका की हृदय की दशा का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार नायिका का ऐसा प्राकृतिक वातावरण पाता नहीं है जो संयोग कालीन हो। वह स्वयं वियोग की अवस्था में है, दुख की पीड़ा की अवस्था में है, उसका प्रियतम उससे छोड़कर बाहर चला गया है और वसंत के कारण वन विकसित हो। नायिका को दृश्य विहंगनि जला रहा है। ओके, अतः कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर देती है। इसी कारण अब कोयल फूकने लगती है और घोंघरे फूलों पर गुंजान करने लगते हैं, तो वह अपने कानों को बंद कर लेती है क्योंकि उसकी मधुर स्वर उसे राहत करता है। इससे रह रहकर उसे अपने प्रियतम का स्मरण आता है, यानी कि याद आती है। पठित पाठ के आधार पर विद्यापति के आवे में प्रस्तुत भाषा की 5 विशेषताओं का उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। तो देखो साथियों, पहला है कि अलंकारों का बहुत ही सुंदर तथा सटीक प्रयोग किया गया है। जैसे तोमर बोले है दिन छन छन तुम छिन चौदसी चांद समा। प्रस्तुत पंक्तियों में छन छन के अंदर विपसा अलंकार की छटाएं, चांद समान में उपमा अलंकार तथा 24 चांद में अनुप्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है कि इन्होंने भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे निहार साहू तोहरा विप्रण आदि। इनकी भाषा में मैथिली है। पाठ में दी गई रचनाएं मैथिली भाषा में लिखे गए पाठ का अंतिम भाग योग का उससे उदाहरण है। इनकी भाषा में लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति तीनों भाग इस बात का प्रमाण है। आगे 10वां बताया गया विद्यापति और जयसी प्रेम के कवि दोनों की तुलना की थी। तो विद्यापति और जयसी दोनों प्रेम के कवि के माने जाते हैं। दोनों ने अपनी रचना में प्रेम के बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है। दोनों ने ही वियोग को अपनी रचनाओं को आधार बनाया है। दोनों ने वियोग तथा उससे उत्पन्न हुए मार्वी चित्रण किया है तथा नायिका अपने प्रेम को पाने के आतुर है। प्रेमी की अनुपस्थिति उसे दारुण रूप तुक दिए जा रही है, परंतु जहाँ जायसे ने प्रेम के अलौकिक रूप को अपने रचनाओं का आधार बनाए है, वही दूसरी और विद्यापति के लौकिक प्रेम को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। जायसी को लोक कथा के माध्यम से बनाकर प्रेम का अभिव्यक्ति की है, तो विद्यापति ने भगवान श्री कृष्ण गाथा के माध्यम से बनाकर प्रेम की अभिव्यक्ति की है। जैसे पहाड़ों पर बर्फ जमती वह पिघलकर नदी पर धारण कर लेती है, अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर का जल भी वाष्पित होकर बादलों का अनुरूप धारण कर लेता है तथा वह बर्फ वर्षा रूप में नदी से मिल जाती है में जा मिलती है। इसी तरह कर्म चलता रहता है और प्रकृति के संतुलन बनाए रखते, परंतु मनुष्य ने प्रकृति के संतुलन में हस्तक्षेप कर संतुलन की स्थिति बना दी है। प्रकृति में यदि संतुलन पैदा हो तो असमय बाढ़ तथा प्रलय की स्थिति बनती है। ये साथियों, तो ये हमारा जो 9वां था वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। 9वां 10वां पाठ अध्याय कंप्लीट हो चुका है। जो बचे हुए पाठ है खाली देख लेंगे साथियों। जय हिंद जय भारत।